हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग भारतीय भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हम आज आरंभ करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय जलवायु को। आज हम लोग भारतीय जलवायु को पढ़ने वाले हैं, इंडियन क्लाइमेट को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग जलवायु समझ लेते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन समझ लेते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हम लोग का ज्योग्राफी में जो भारतीय भूगोल है उसमें कितना पकड़ है। हम क्या कुछ आज तक ज्योग्राफी में पढ़ पाए हैं वो अब हमको समझ में आना चालू होगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इससे पूर्व की जितने भी आपकी कक्षाएं लगी हैं, ऑनलाइन जितने भी आप वीडियो लेक्चर देखे हैं, वो सबको अच्छे से देख करके रखिए, नोट्स बना के रखिए, क्योंकि अब हमको जरूरत पड़ेगी उन सारे पर्वत पठारों नदियों की। कहाँ पर कौन सा पहाड़ है, क्या है, वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ गारो, खासी, जयंतिया, आपका ध्यान उस ओर चला जाना चाहिए। गिर बारदा मांडव आपको दिखना चाहिए, सह्याद्री आपको दिखनी चाहिए। तो ये जैसे आप शब्द उच्चारित करते साथ ही भारत में वो शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या वो एक पठार है, क्या वो एक पहाड़ है, क्या वो एक नदी है, दर्रा है, घाटी है, क्या है, वो सारा चीज आपको अपने आप अब इमेजिन होना चाहिए। तब जाकर के जलवायु चैप्टर ये पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जलवायु को। तो भारतीय जलवायु कैसी होती है, इसका एक सीधा सीधा एक शब्द कह दिया जाता है कि जो भारतीय जलवायु है, यह जो भारतीय जलवायु है, यह कैसी जलवायु है भारतीय जलवायु, यह उष्णकटिबंधीय, भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। चलिए अब ये जलवायु शब्द को समझते हैं और उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्यों कहा गया इसको समझते हैं। तो जलवायु जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, है ना, किसी भी क्षेत्र विशेष के जलवायु के अध्ययन के लिए उस क्षेत्र के तापमान, आर्द्रता अर्थात वर्षण का, दबाव का, पवनों की गति और दिशा का, इन सभी चीज का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अर्थात किसी भी क्षेत्र को जो जलवायु है, वो जो जलवायु है उसमें हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, उस क्षेत्र के तापमान का, उस क्षेत्र के आर्द्रता का हम ध्यान रखेंगे, कैसी वहां पर वर्षा होती है, कैसा वहां का वायु का दाब है, पवन की जो गति है वो कैसी है, और साथ ही साथ में उसकी दिशा क्या है। इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र के जलवायु से संबंधित बातें हम लोग बतलाते हैं। अब ये जो चीजें हैं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, दाब और पवन की गति और दिशा, ये किन बातों पर डिपेंड करती है, यही चीज क्या बतलाएगा कि उस क्षेत्र का जलवायु कैसा है। या हम लोग देखेंगे कि उस क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कहा गया कि भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आइए संपूर्ण भारत को देखने समझने का प्रयत्न करते हैं। अब तक हम लोग इस भारत को किस तरीके के नज़रों से देख पाए हैं, कैसी कैसी यहाँ पर विविधताएं हैं, उन चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है भाई, भारत के भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर बहुत सारा क्या है, विविधता है। एक महान इंसान ने तो यह भी कह दिया है कि पूरे विश्व में पाए जाने वाला जो जलवायु है, जो पूरे विश्व में पाए जाने वाले अलग अलग मौसम है, वो केवल एक भारत देश में ही पाया जाता है। यहाँ पर वो सारे मौसम, वो सारी परिस्थितियां, जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं जो क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत की विविधताओं को हम लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान दोगे, राजस्थान का थार मरुस्थल है दोस्तों, तो यहाँ पर अधिक ये जो तापमान है कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर अगर मैं लेह लद्दाख की बात करूं, यहाँ -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हमारे ही भारत में दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर देख रहे हो तापमान का कितना अंतर है। ठीक इसी दिन यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर अगर वो 50 डिग्री सेल्सियस बड़ा तेज गर्मी महसूस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, वहां हमको दिखलाई पड़ता है क्या, बहुत ही ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। दूसरी तरफ ये तो तापमान में अंतर हुआ, हम देखते हैं तापांतर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तापांतर में डिफरेंस कैसे, ये देखो, अगर मैं बात करता हूं किसी भी क्षेत्र, यहाँ मुंबई की बात करूं, चेन्नई की बात करूं, इधर है ना, यहाँ किसी भी क्षेत्र की बात करूं, ठीक है, कन्याकुमारी की बात करूं, ठीक है, यहाँ विशाखापट्टनम को अगर मैं ले लेता हूं, तो देखो ध्यान से समझना,
ये जो जगह मैंने अभी बतलाया, ये सारे जगह समुद्र के करीब है। होता क्या है, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसकी वजह से जो तटीय क्षेत्र है, देखो भारत का तट भी तो बहुत लंबा है ना, भारत का 7,615 किलोमीटर की क्या है इसकी तटीय लंबाई है द्वीपों को मिला करके, और इधर 1500 लगभग किलोमीटर कितना है ये जो क्षेत्र है, 15,200 किलोमीटर ये क्या है इसका स्थलीय क्षेत्र ऊपर में घेरे हुए है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि यदि कोई जलीय क्षेत्र है तो जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है, जबकि स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि ये जो तटीय क्षेत्र हैं इनमें तापांतर अर्थात दैनिक तापांतर जो है, एक दिन में तापांतर यहाँ यदि ये क्या महसूस होता है, यहाँ यदि ये 7 से 8 डिग्री मात्रा का चेंज आता है तो ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया या दिल्ली हो गया। दिल्ली में आप सुने होंगे ना, दिल्ली राजस्थान का, दिल्ली का थोड़ा सा इमेजिन करके देखो तो दिल्ली में आप सुने होंगे यहाँ पर क्या बाढ़ भी आती है, भयंकर वर्षा होती है। फिर आप सुने हो दिल्ली में लू की वजह से भी मौतें होती हैं। फिर आप सुने हो दिल्ली में ठंड की वजह से भी लोगों की जान चली जाती है। मतलब कि दिल्ली में ठंड भी बहुत ज्यादा प्रभावी है और क्या है यहाँ पर गर्मी भी उतना ज्यादा प्रभावी है। कैसे ऐसा संभव होता है वो सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। विश्व के बहुत सारे देशों को आप देखोगे, यदि वो ठंडा देश है तो ठंडा ही देश है, गर्मी महसूस नहीं करते वहां, या यदि कोई गर्म है तो भयंकर गर्म है। अफ्रीका को ले लो, वहां पर भयंकर गर्मी है, ठीक है, केन्या वगैरह छोड़ दिया जाए तो अगर आप देखोगे तो ये जो उत्तरी क्षेत्र है, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है जो कि क्या है, जो कि समुद्र से थोड़ा दूर है, तो यहाँ का दैनिक तापांतर ज्यादा होता है। क्या होता है, यहाँ का दैनिक तापांतर ज्यादा होता है। एक तो तापमान में इतना ज्यादा बदलाव, ऊपर से फिर ये कुछ तापांतर में भी क्या बदलाव। अच्छा, एक और चीज हम लोग देखते हैं टेम्परेचर के अलावा। देखो, जब मैं बात करता हूं वर्षा होने की तो भयानक वर्षा होता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होता है 1080 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। कहां पर, एक तरफ यहाँ मौसिनराम में। वैसे ही ये जो केरल का क्षेत्र है, पूरा सह्याद्री पर्वत का ये जो क्षेत्र है समझ लो, यहाँ पर खूब वर्षा होती है, भयानक वर्षा होती है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर मैंने बोला कि ये 1080 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वहीं दूसरी ओर से भी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि राजस्थान 12 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा से भी कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। समझ रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा उच्चावच में भी इस चीज का फर्क देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि ये देखिए, ये जो हमारा भारत है ये कहां से कहां तक विस्तारित है, ये विस्तारित है दोस्तों यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसका साफ मतलब है कि बीचों बीच से क्या है, कर्क रेखा हमको काटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, तो ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा हमको काटती है, हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री से लेकर के 0 तक के नीचे का क्षेत्र क्या है, ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, गर्म क्षेत्र है ये गर्म क्षेत्र है दोस्तों। लेकिन ध्यान से समझना कि ये जो नीलगिरी पर्वत का क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर नीलगिरी की ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि ऊंचाई के कारण यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। क्या है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है नीलगिरी के क्षेत्र में। क्यों ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि यदि आप किसी भी क्षेत्र में, ये देखो मैं एक पर्वत ले लिया, यदि आप किसी भी क्षेत्र में, यदि आप धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे क्षोभ मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल में यदि आप धरती से ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर जाते जाते आपका तापमान गिरते जाता है। नीचे में तापमान अधिक है, ऊपर में तापमान कम है, इसलिए नीलगिरी पर्वत का जो क्षेत्र है ये क्या हो जाता है, यह ठंडा क्षेत्र बनने लगता है, उष्णकटिबंधीय के बजाय शीतोष्ण होने लगता है। 23.5 डिग्री के ऊपर का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या होता है, ये होता है क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है, पूरे विश्व के लिए। लेकिन भारत के लिए कुछ परिवर्तन होता है इसमें, भारत के लिए एक विशेष यहाँ पर परिवर्तन होता है। परिवर्तन ये है भाइयों कि यहाँ पर है हमारे पास में क्या, हिमालय। देखो ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है, ये हमारा हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारे हिमालय का क्षेत्र है। हिमालय की वजह से ऊपर से आने वाली जितने भी क्या है, ऊपर से आने वाली जितने भी शीत लहरें हैं, साइबेरिया क्षेत्र से बहुत सारी शीत लहरें चल रही होती हैं, इधर ऊपर में शीत लहरें चल रही होती हैं, ये जो शीत लहरें वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। तो हिमालय जिसको कि हम लोग पाकिस्तान और चाइना से हमारी रक्षा करता है ऐसा सोचते हैं, वास्तव में ये पूरे भारत का जो जलवायु कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसको निर्माण करने में हिमालय का बहुत बड़ा रोल है।
पूरे क्षेत्र में हम लोग जब पृथ्वी का, पूरे विश्व का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हम लोग ये पढ़ते जरूर हैं कि कर्क रेखा से नीचे उष्णकटिबंधीय और इससे ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय, परंतु भारत के लिए ये कॉन्सेप्ट हट जाता है, चूंकि हिमालय क्या करता है, ऊपर से यहाँ नीचे की ओर ठंडी हवाओं को आने नहीं देता, इसलिए संपूर्ण भारत क्या बन जाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, संपूर्ण भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बन जाता है। ये भी हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा भी क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों ऐसा संभव हुआ, ये कर्क रेखा हमारे काम का ना रहा, क्यों ऐसा संभव हुआ, हिमालय के प्रेजेंस के कारण। ये भारत में विविधता में एकता का क्षेत्र है। इस तरीके से भारत में अलग अलग चीजें हैं और फिर भी हम लोग क्या हैं, एक हैं। एक कहने का तात्पर्य क्या है, उष्णकटिबंधीय है। क्या है, हम लोग पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय, अब इसमें मैंने बोला था कि कुछ क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय, जैसे एक और मैं उदाहरण ले लेता हूं। यहां पर हम जानते हैं ये आगरा शहर है यहां पर, ठीक है, ये जो आगरा शहर है यहां पर आपको दिख रहा है, यहीं पर इसी के यहां पर सीध में ही यहां पर दार्जिलिंग है। आगरा और दार्जिलिंग जो है एक ही अक्षांश में लगभग क्या है, स्थित है। अब देखो, यदि दोनों एक ही अक्षांश में हैं, मतलब 0 डिग्री क्या है, भयंकर गर्म। अब जैसे जैसे आप अक्षांशीय रूप से ऊपर बढ़ते जाओगे तो जितना तापमान आगरा का होना है उतना ही दार्जिलिंग का होना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। आपको दार्जिलिंग शब्द सुनते साथ आपके मन में क्या आने लगता है, आपके मन में आने लगता है कोई ठंडा ठंडा क्षेत्र। वो तो पश्चिम बंगाल में करके कई लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। दार्जिलिंग मतलब वो हिमालय महसूस करने लगते हैं लोग। हाँ ठीक है, समझ रहे हो। तो आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश में होने के बावजूद ये क्या है, ठंडा क्षेत्र है और ये गर्म क्षेत्र है। ऐसा कैसे संभव हुआ, कारण है इसकी ऊंचाई। जैसा कि मैंने कारण बताया था अभी नीलगिरी पर्वत के लिए, तो उच्चावच भी बहुत बड़ा कारण बनता है। क्या है, उच्चावच भी बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है, अब हमारे वर्षण में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां पर 1080 सेंटीमीटर का वर्षा हो रहा है, तो यहां पर 12 सेंटीमीटर से भी कम की वर्षा हो रही है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत में वर्षा किसके कारण होता है, भारत में वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करती है। इसका यह दिशा क्यों बना, क्या हुआ, फेरल का नियम क्या कहता है, कोरियोलिस बल क्या होता है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मैं दूंगा। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर लो, कहीं ना कहीं मैं आपको बताने जाने वाला हूं भविष्य में कि फेरल का नियम क्या होता है, कोरियोलिस बल क्या होता है, इन पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो दक्षिण पश्चिम मानसून यहां पर पश्चिमी घाट से टकरा करके 2 भागों में बढ़ जाती है, एक बंगाल की खाड़ी शाखा और दूसरी अरब सागर शाखा। ये जो अरब सागर शाखा है दोस्तों, ये अरब सागर शाखा इस पूरे क्षेत्र में तापी नदी और नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से, देखो बार बार मैं ऐसे ज्योग्राफिकल जो हमारे अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनका नाम लेता रहूंगा, तो जो लोग लेक्चर पढ़े उनको समझ में आएगा, है ना। तो ये तापी नदी भ्रंश घाटी क्षेत्र, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी जो क्षेत्र है, तो इन क्षेत्र में प्रवेश करती है और इस पूरे क्षेत्र में क्या कहलाती है, वर्षा कराती है। ये जो क्षेत्र है गिर बारदा मांडव का, यहाँ पर वर्षा कराती है और वर्षा कराते हुए शिवालिक की ओर आगे बढ़ जाती है। यहाँ शिवालिक की ओर आगे बढ़ जाती है दोस्तों। इसी रास्ते में उसको अरावली पड़ता है, परंतु ध्यान दीजिएगा ये जो अरावली पर्वत है ये इसके क्या हो जाता है, ये अरावली पर्वत इसके समानांतर हो जाता है और समानांतर होने के कारण यहाँ पर टकराव नहीं होता है मानसून और पर्वत का, इसलिए मानसून क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर ये जो बंगाल की खाड़ी शाखा है ये गारो खासी जनते में खूब वर्षा कराती है, इधर सुरमा नदी घाटी में खूब वर्षा कराती है, इधर असम के मैदान में ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में खूब वर्षा कराती है और इसका ही एक हिस्सा उत्तर भारत में प्रवेश कर जाता है और इसका ही एक हिस्सा राजमहल की पहाड़ी से टकरा करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाता है। आपने पढ़ा होगा, सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्व की दिशा से प्रवेश करता है। कारण समझ में आ रहा है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है जो इस तरीके से वहां पर पहुंची और राजमहल की पहाड़ी से टकरा करके उत्तर पूर्व दिशा से क्या हो रही है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही है। ध्यान देना दोस्तों कि ये जो नामकरण है, कभी भी पवन में हम लोग कहेंगे तो जिस दिशा से वो आ रही है उसके अनुसार नाम कहेंगे। जैसे कि ये दक्षिण पश्चिम से आ रही है, सीधे सीधे दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं आ रही है, ये दक्षिण पश्चिम से इस ओर से प्रवेश कर रही है। वैसे ये जो है उत्तर पूर्व की दिशा, तो उत्तर पूर्व से आ रही है तो उत्तर पूर्व की पवनें हम कहेंगे। तो इस तरीके से क्या होगी, ये सारी पवनें जा करके क्या कराएंगी, यहाँ पर खूब वर्षण कराएंगी। लेकिन जैसे ये अरावली तक पहुंचती हैं इनका नमी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और सीजीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि मानसूनी पवनें यहाँ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें
जो नमी है वो बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है? तो वो जो है अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो इसमें मानसूनी पवनों में नमी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात संपूर्ण भारत में, अब देखो ये तमिलनाडु क्षेत्र जो छूट भी गया, इसमें भी जब लौटता हुआ मानसून का, रिट्रीट ऑफ मानसून का काल आता है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में भी ये रिट्रीट ऑफ मानसून के कारण ही क्या होती है, वर्षा होती है। अर्थात वर्षा कम हो, ज्यादा हो, जैसा भी हो, लेकिन संपूर्ण भारत में मानसून के कारण ही क्या होती है, मानसून के कारण ही क्या होती है, वर्षा होती है। इसलिए हम कहते हैं क्या कि जो भारतीय जलवायु है, भले ही उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जलवायु को दो शब्दों में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जलवायु कैसी है, यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्या है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये हम लोग यहां से कह सकते हैं। ठीक है, अब इन चीजों को हम लोग जो है अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, अलग अलग रूप में हम लोग इसको देखने वाले हैं। कैसे कैसे देखेंगे उसके बारे में समझना। अभी पहले ये जो जलवायु चैप्टर है, मैं इसका आपके सामने एक फ्रेम रख लेता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो भारत, ये जो पूरा जलवायु हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद फिर हम लोग जलवायु के संकल्पनाएं देखेंगे। जलवायु के लिए कुछ संकल्पनाएं मींस कॉन्सेप्ट कुछ देखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे? तो भाई देखो, यहीं पर यही कॉन्सेप्ट बताते हुए मैं आपको बतलाऊंगा कि फेरल का नियम क्या होता है ना, या किस तरीके से जो है दो अलग अलग व्यक्तियों ने, हेले ने और फ्लान ने क्या किया था, दो अलग अलग चीजें बतलाई थी। एक के अनुसार क्या होता है, हेले के अनुसार उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने तापीय संकल्पना दी थी। ठीक है, तापीय मतलब कि क्या दिया था इन्होंने, थर्मल कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, और दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहां पर डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक कॉन्सेप्ट को यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये तापीय और जो डायनामिक मैं जो बता रहा हूं, थर्मल और जो हम लोग देख रहे हैं क्या, ये जो थर्मल और जो डायनामिक मतलब क्या, गतिक लिख लीजिएगा, हिंदी वाले गतिक लिख लेना। तो ये जो गतिक संकल्पना है और जो तापीय संकल्पना है, इसको समझेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से मौसम की क्रियाविधि होती है, शीत ऋतु में किस प्रकार से मौसम की क्रियाविधि होती है, इन बातों को हम लोग समझेंगे। और गतिक के में हम लोग देखेंगे कि फेरल का नियम क्या कहता है, पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार से भारतीय जलवायु को या संपूर्ण विश्व की जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करती है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे जलवायु संकल्पना में। इसके पश्चात हम लोग भारतीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में प्रभाव हम लोग देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार की जलवायु होती है। ठीक है, और यहीं पर हम लोग देखेंगे क्या, यहीं पर हम लोग देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून को ग्रीष्म ऋतु के ही अंत में। देखो, अगर आपको पूछा जाए कितनी ऋतुएं होती हैं, तो हम लोग नॉर्मली क्या है, एक भाषा में बोल देते हैं 3 ऋतुएं होती हैं, है ना। फिर उसके बाद में फिर और हम लोग अंदर जाते हैं 6 ऋतु, ये वो बताते रहते हैं। वास्तव में भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा है, भूगोल के अगर नजरिए से देखोगे तो 2 ही क्या होते हैं, ऋतुएं होती हैं, या तो ग्रीष्म होता है या तो शीत होता है। ये जो ग्रीष्म ऋतु है दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है, या तो वो आर्द्र ग्रीष्म ऋतु होता है या तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु होता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु मतलब वो जब पानी नहीं गिर रहा है, मतलब कि अप्रैल मई का महीना। और आर्द्र ग्रीष्म ऋतु वो जहां पर वर्षा होती है, जहां पर वर्षा होती है वही तो आर्द्र ग्रीष्म ऋतु है, अर्थात जून जुलाई अगस्त का महीना, वो क्या है, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में प्रवेश, और दक्षिण पश्चिम मानसून में दोनों ही शाखाओं को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अरब सागर शाखा को, और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, बंगाल की खाड़ी शाखा को। बंगाल की खाड़ी शाखा, ये दोनों के ही क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये दोनों किस प्रकार से विचरण करते हैं, कहां कहां पर कितनी वर्षा कराते हैं, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये दोनों देखने के बाद में दूसरा चीज हम लोग देखेंगे, ये ग्रीष्म ऋतु में हमने क्या देखा, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, शीत ऋतु। शीत ऋतु में मौसम कैसी होगी, मौसम की क्रियाविधि कैसी होगी, अर्थात यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, लौटता हुआ मानसून।
लौटता हुआ मानसून को समझेंगे। मानसून आखिर होता क्या है और किस प्रकार से ये क्या है, लौटता है। मानसून शब्द को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। मानसूनी पवनें क्या होती है, ऐसी गर्म पवनें जिनमें आर्द्रता होती है, वही तो मानसून पवनें कहलाती हैं। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी जानेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के भी बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे क्या, चक्रवात को, क्योंकि चक्रवात भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है भारतीय जलवायु को। आप इसी साल अभी देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली एक तरफ पूरी दुनिया में क्या है, कोरोना का कहर चल रहा है, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर भूकंपीय झटके देखने को मिल रहे हैं, है ना। दिल्ली के क्षेत्र में भी हो गया था अभी। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो रहा है, चक्रवात उत्पन्न हो रहा है। अधिकांश जो चक्रवात हैं वो होते हैं कहाँ, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। अरब सागर में बहुत कम चक्रवात होते हैं, लेकिन इस साल कंटिन्यूअसली अरब सागर में भी चक्रवात दिख रहा है, बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवात दिख रहा है। इन चक्रवातों के नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं, तो इनका नामकरण कैसे, किस प्रकार से किया जाता है, उससे संबंध में भी मैं आपको जानकारी इसमें देने वाला हूं। तो चक्रवात बनता कैसे है, चक्रवात का अंत कैसे होता है, चक्रवात कैसे प्रभावित करता है, इसका नामकरण कैसे किया जाता है। अचानक से आके किसी के भी मन में कुछ भी नाम आया और उसने उसका नामकरण दे दिया, ऐसा नहीं होता, उसका एक प्रॉपर नियम है। तो वो नियम मैं आप लोग को बतलाऊंगा। तो पूरे भारतीय जलवायु में हम लोग इन सभी चीजों को हम लोग अध्ययन करेंगे, और ये पूरा का पूरा हम लोग आने वाले 3-4 क्लासेस में इनसे संबंधित जो चीजें हैं उस पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो मैंने बोला था कि भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इस बात को हम लोग दोबारा से एक बार क्लियर करते हैं। भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि संपूर्ण भारत में हिमालय पर्वत के कारण, चूंकि भारत में हिमालय है, इसलिए ये जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में नहीं विभाजित करती है। हिमालय भारत के संपूर्ण मौसम को, संपूर्ण जलवायु को उष्णकटिबंधीय बना देती है। वरना ये उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण होता, लेकिन हिमालय की उपस्थिति की वजह से ये संपूर्ण भारत क्या है, उष्णकटिबंधीय है। दूसरा चीज मानसूनी, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही संपूर्ण भारत में वर्षा होती है, कहीं कम कहीं ज्यादा, इसलिए पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, मानसूनी क्षेत्र है। मानसून किसे कहते हैं, तो ऐसी गर्म क्या हवाएं, ऐसी गर्म पवनें जो क्या करती हैं, अपने साथ आर्द्रता लिए हुए होती हैं, वही क्या कहलाती है, मानसून कहलाती है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से कारक हैं और किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इनको हम लोग अभी देखते हैं। भारतीय जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है। चलिए टॉपिक डाल दिया आप लोगों ने कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक टॉपिक लिखिएगा, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहला लिखिएगा भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति और विस्तार कैसे, सही अर्थों में देखा जाए तो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं क्या, इसका अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार से हमको लेना देना नहीं है, हमको किससे लेना देना है, अक्षांशीय विस्तार से। तो मैं यहां पर अगर लिख दूं अवस्थिति और विस्तार, कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, कोई दिक्कत नहीं है, अक्षांशीय विस्तार। इससे क्या होगा, तो दोस्तों देखिए अभी हम लोग देख रहे थे क्या, ये जो हमारा भारत है इसको कर्क रेखा बीच से काटती है ना, ये जो हमारी भारत है, ये इस भारत को हमारे कर्क रेखा बीच से काटती है, और बीच से काटने के कारण ही हम लोग देख रहे थे कि इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसी की वजह से यहाँ पर का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये क्या हो रहा था, उष्णकटिबंधीय है, और जबकि ऊपर का जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है।
ठीक है, किसके कारण ऐसा होता है? यहीं से, क्योंकि कर्क रेखा काटती है। और कर्क रेखा क्यों काटती है? भारत का अक्षांशीय विस्तार ऐसा है कि ये 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उपस्थित है, इसलिए 23.5 डिग्री बीचों बीच काटती है। इसलिए उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार के क्या है यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिलते हैं। हाँ, प्रैक्टिकली हिमालय भी प्रभाव करेगा। तो अवस्थिति विस्तार में, आप अक्षांशीय विस्तार में क्या बताएंगे? भारत को 2 अलग अलग क्या करना, जलवायु दशाओं में बांटना, इसका काम है। दूसरा हम देखते हैं क्या, हिमालय की उपस्थिति। हिमालय की उपस्थिति, हिमालय क्या करता है? तो भाई हिमालय कैसा क्या है? हिमालय बहुत बड़ा अवरोधक बनता है, अभेद्य अवरोधक बनता है। ये भारत जो साइबेरिया के क्षेत्र से आने वाली शीतलहरें हैं, तो यहाँ पर हिमालय हम पूरे भारत को और पूरे के पूरे ये क्या है, इस पूरे उपमहाद्वीप को शीतलहरों से बचाता है। कौन? हमारा हिमालय। साथ ही साथ इसका दूसरा काम भी है कि यहाँ से जब मानसूनी पवनें जब ऊपर की ओर जाती हैं, तो यहाँ वो उनको ये जो आर्द्रता युक्त जो पवनें हैं उनको रोक करके फिर कुछ समय बाद में यहीं से वो वापस लौटती हैं। तो आर्द्रता युक्त पवनों को रोकने का काम भी कौन करता है? ये हमारा हिमालय ही करता है। तो हिमालय की उपस्थिति क्या है? भारतीय जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है ना। देखो अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो ये नोट्स में अवेलेबल है चीजें, आप वहां से क्या करेंगे, आप ऑनलाइन उसको पढ़ करके उसको क्या करने वाले हैं, खुद से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप एक बार 2 बार सुन लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। मैंने बताया क्या कि हिमालय की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ऊपर से जो साइबेरिया क्षेत्र की ठंडी पवनें हैं, एक तो वो नहीं आ पाती और पूरा भारत ठंड जो बर्फीले तूफान है उससे बचता है। दूसरा चीज, आर्द्रता युक्त जो पवनें हैं, मानसूनी पवनें हैं, वो उनको हिमालय रोक देता है और फिर से लौटते हुए मानसून में वर्षा कराती है। अर्थात भारत में मानसून को प्रभावित करता है कौन? हिमालय की उपस्थिति। तीसरा यहां पर हम लोग तीसरा चीज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो तीसरा जो प्रभावित करने वाला चीज हमको दिखता है वो है क्या? भारत का उच्चावच। भारत में विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच हैं, ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। चलो उच्चावच को समझते हैं। उच्चावच का अर्थ क्या होता है? भाई हमको पता है ना, हमने देखा है ना कि ये क्या है, पूरा हिमालय, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, फिर उत्तर का विशाल मैदान है, फिर पठारी क्षेत्र है, अरावली है, फिर अलग अलग पठार है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर रांची का पठार, इधर में छोटा नागपुर पठार, शिलोंग का पठार, यहाँ पर पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र, बीच में विंध्याचल है, सतपुड़ा है। अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे हमने ऐसे क्या देखे हैं? पर्वत देखे हैं। अब इन पर्वतों के कारण, इन उच्चावचों के कारण क्या होता है? चलो यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। दोस्तों आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, मैं आपको बतलाने वाला हूं वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में। अभी अच्छे से समझ लेना वृष्टि छाया प्रदेश को। तो भारतीय जलवायु में उच्चावच का बहुत बड़ा रोल है। उच्चावच के वजह से ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी जो नीलगिरी पर्वत है वो कैसी है? ये शीतोष्ण जलवायु रखती है। क्यों? क्योंकि यह ऊंचाई पर स्थित है। हमको पता है कि क्षोभ मंडल में, ध्यान रखना, क्षोभ मंडल में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे इसका तापमान क्या हो जाता है? तापमान उसका गिरने लगता है। और इसलिए हम कहते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। हमने अभी अभी क्या लिया था? आगरा और दार्जिलिंग का उदाहरण भी लिया था। तो उच्चावच ही तो है जो उसको प्रभावित कर रही है, तापमान को, है ना। इसके अलावा ये तो हमने देखा कि वो उष्णकटिबंधीय होगा, शीतोष्ण। मानसून को भी ये जो उच्चावच है बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। हम यह पाते हैं कि जो यहां पर जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के इस तरफ खूब वर्षा होती है, वर्षा के काल में खूब वर्षा होती है। लेकिन ये जो क्षेत्र है तमिलनाडु का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है विदर्भ का क्षेत्र, ये सूखा रह जाता है। ये सूखा रह जाता है। इनको ही वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। आखिर ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं और कैसे इनका निर्माण होता है, इसको समझते हैं। चलिए एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बतला देता हूं आज मैं, बहुत बढ़िया समझना इसको। ये हमारे पास में जैसे कि कोई भी एक पर्वत है, समझिएगा। इस पर्वत की ओर यहां से क्या हो रही है? मानसूनी पवनें इस ओर आ रही हैं। मानसूनी पवनें आ रही है। मानसूनी पवनें आ रही है मतलब मानसूनी पवनों के बारे में मैंने आपको क्या बतलाया? मानसूनी पवनें ऐसी गर्म पवनें होती हैं जो क्या करती हैं? आर्द्रता युक्त होती हैं। भाई गर्मी में यहाँ पर, अभी आगे चल के आप पढ़ोगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी खाली इस शब्द को याद रखो कि जब जो गर्म पवन है वो चल रही होती हैं, एक विशेष परिस्थिति में जब उनको नमी मिलने लगती है तो वो गर्म पवन ही क्या बन जाती है? मानसून बनती है।
अभी ये पवनें क्या होंगी, ये पवनें यहां से जैसे ही यहां पर पर्वत सामने इनको दिखेगा तो पर्वत को देख करके अपना मार्ग परिवर्तित करेगी और ऊपर की ओर जाने का प्रयत्न करेगी। ये ऊपर की ओर जाने का प्रयत्न करेगी, ये देखो ऊपर की ओर जाएगी। सारी सारी पवनें क्या पर्वत को काट करके अंदर थोड़ी चले जाएगी भाई, ऊपर जाएगी। जब ये ऊपर की ओर जाएगी तो फिर से यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। क्या होता है, क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने के कारण इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है एडियाबेटिक ताप ह्रास का केस यहां पर सुनने को मिलेगा। एडियाबेटिक ताप ह्रास होता है, एडियाबेटिक इनको ताप की हानि होती है, जिसकी वजह से इनको अपने साथ में जो पवन रखे हुए, पवन में जो अपने साथ में आर्द्रता रखे हुए हैं, उस आर्द्रता को इनको छोड़ना पड़ता है। होता क्या है दोस्तों, यदि आप जैसे कि आप एक पानी में कुछ नमक अगर घोलना आरंभ किए, एक स्थिति आती है ना, एक स्थिति आती है जब क्या हो जाता है, उसके बाद उसमें नमक नहीं घुल सकता, ये हमको पता है। लेकिन यदि उसी विलयन को यदि आप क्या कर दो, फिर से गर्म कर दो, तो उसमें और नमक या शक्कर जैसा भी आप चाहो वो आप घोल सकते हो, बिल्कुल घोल सकते हो ऐसा। अर्थात तापमान बढ़ने के साथ उसमें जो है क्या मिलने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी ये पवन जितना अपने सामने आर्द्रता रख सकते थे ना, उससे ज्यादा आर्द्रता रखे हुए थे, क्योंकि इससे तापमान ज्यादा था। जैसे जैसे ऊपर जाता है इसका तापमान कम होने लगता है, और तापमान कम होने के कारण ये अपनी आर्द्रता को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये जो पवनें हैं यहां से क्या करते हैं, ये अपनी आर्द्रता को छोड़ने लगते हैं। जब ये पवनें अपनी आर्द्रता को छोड़ने लगते हैं तो यही हमको ऐसा दिखता है कि पर्वत के एक हिस्से में क्या हो रही है, खूब सारी वर्षा हो रही है। इसीलिए आप जानते हो कि बादल का फटना है ना, बादल क्या है, अचानक बादल का फटना जो केस कहते हैं, पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों में ऐसा होता है ना, ऊपर ऊपर जो क्षेत्र है वहां पर होता है, खूब वर्षा होती है, वहां पर भयंकर तबाही मच जाता है। क्यों, क्योंकि पवन, ये जो पवनें हैं ना, जो बादल स्वरूप हमको दिखती हैं, वो क्या करती हैं, पूरा पूरा अपना नमी छोड़ देती है। वहीं दूसरी ओर, वहीं ठीक इसकी दूसरी ओर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहां से क्या होता है, यहां से ये पवनें जब आगे बढ़ती हैं, है ना, ये पवनें अब आगे बढ़ी, इन्होंने अपनी आर्द्रता तो छोड़ दी है, तो जब ये पवनें आगे बढ़ती हैं तो होता है इसमें एडियाबेटिक ताप वृद्धि। यहां पर क्या होगा, अब यहां पर होगा एडियाबेटिक ताप वृद्धि, और एडियाबेटिक ताप वृद्धि होने के कारण अब ये नमी छोड़ना क्या, आर्द्रता छोड़ना क्या, उल्टा ये सोखने लगती हैं। यही कारण है कि किसी पर्वत के एक दिशा से, यदि पर्वत के सम्मुख दिशा से यदि पवनें आ रही हैं तो इस दिशा में खूब वर्षा होती है, जबकि इस पर्वत का दूसरा हिस्सा जो है वह, वहां पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। यह वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। ठीक इसी चीज को यहां पर आप देखिएगा कि यहां से दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या हो रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश कर रही है, तो यहां तक जो है ये पश्चिमी घाट तक खूब वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही विदर्भ का क्षेत्र आता है जो पश्चिमी घाट से उस ओर है, पूर्व की ओर है, तो वहां पर वर्षा नहीं होने वाली। पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर खूब वर्षा होगी, उस तरफ नहीं होगी। अर्थात उच्चावच का बहुत ज्यादा प्रभाव क्या होता है, जलवायु में पड़ता है। हमने क्या तापमान की ओर से भी देखा, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय, और हमने क्या देखा, मानसून के लिए भी देखा कि उच्चावच का भाई बहुत प्रभाव है ना। उच्चावच का प्रभाव तो हमने देख लिया, चलो ठीक है, उच्चावच का प्रभाव हमने देख लिया। तीसरा, और यहां पर एक और चीज हम लोग देखने मिलता है, क्या, समुद्र से दूरी। भाई हम लोग यहां पर क्या हो रहे हैं, समुद्र से इतने करीब हैं कई कई क्षेत्र में, और कई क्षेत्र में समुद्र से इतना ज्यादा दूर है कि इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से ही, समुद्र से दूरी की वजह से ही हमारे दैनिक तापांतर में अंतर पड़ता है। क्या होता है, दैनिक तापांतर में अंतर पड़ता है, और दैनिक तापांतर की वजह से हमारा जो पूरा जलवायु कंडीशन है वो बदल जाता है। क्या होता है, राजस्थान में दैनिक तापांतर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर चेन्नई में, मुंबई में, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम के क्षेत्र में, है ना, और कन्याकुमारी क्षेत्र में मुश्किल से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का दैनिक तापांतर देखने मिलेगा। दैनिक तापांतर मतलब कि यहाँ पर अगर सुबह 37 डिग्री सेल्सियस है तो शाम तक आते आते वो 32 तक रहेगा। जबकि राजस्थान में देखोगे तो वहां पर सुबह 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और शाम को अगर वहां पर आप जाते हो तो -20 तक भी जा सकता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ऊपर के क्षेत्र में तो और माइनस नेगेटिव में चला जाता है, यहाँ पर आपको 5 डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। अर्थात बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, विचलन होता है किसमें, दैनिक तापांतर में। किसकी वजह से, समुद्र के दूरी की वजह से। तो जलवायु को समुद्र से दूरी भी क्या करती है, समुद्र तट से दूरी भी क्या करती है, प्रभावित करती है। एक और चीज जो है वो प्रभावित करने वाले कारक में समुद्र तल से ऊंचाई।
समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, इसी बात को वास्तव में मैं आपको उच्चावच में भी बता रहा था। ठीक है, वो यहां पर आपको समझना है। समुद्र तल से ऊंचाई का ही हमने उदाहरण देखा था। किसका उदाहरण देखा था हमने? आगरा और दार्जिलिंग का। इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। आगरा और दार्जिलिंग को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों के दोनों एक ही अक्षांश में, उसके बावजूद समुद्र तल से ऊंचाई अलग अलग होने के कारण ही दार्जिलिंग ठंडा है और आगरा गर्म है। यहां पर संपूर्ण दक्षिण भारत गर्म है, लेकिन जो नीलगिरी पर्वत का क्षेत्र है वो क्या है? ठंडा क्षेत्र है। तो ये क्या है? समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगी, हम लोग देखते हैं कि वो जो ऊपर हमारा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय का क्षेत्र वो इतना ऊंचा है कि वहां पर वनस्पति ही नहीं पाई जाती। वहां पर हमको क्या मिलता है? वहां पर केवल और केवल समुद्र तल से इतना ऊंचा है कि बर्फ ही देखने को मिलते हैं। केवल और केवल क्या रहते हैं? बर्फ ही बर्फ रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमको देखने मिल सकता है क्या? मानसूनी हवाएं भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। और कौन? मानसूनी हवाएं प्रभावित करती हैं। कैसे प्रभावित करती हैं दोस्तों? तो मानसूनी हवाएं, ये हवाएं यहां दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करती हैं और केरल में खूब वर्षा कराती हैं, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में कराती हैं, गोवा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में वर्षा कराती है और इस तरीके से शिवालिक चढ़ जाती है। परंतु तमिलनाडु रह जाता है सूखा। तो ये जो मानसूनी हवाएं हैं, ये जो मानसूनी हवाएं हैं, अब इनके दो रूप को समझना। एक तो ये जो ग्रीष्म ऋतु में आती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून बनके, तो यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में वर्षा कराती है, संपूर्ण भारत में लगभग वर्षा करा देती है आने वाले 2-3 महीनों में। वहीं दूसरी ओर जब लौटता हुआ मानसून आता है तो वो वर्षा कराती है कहाँ पर? वो वर्षा कराती है तमिलनाडु में। कहाँ पर वर्षा कराती है दोस्तों? वो कराती है तमिलनाडु में कराती है। ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्र में ये खूब सारा वर्षा कराती है। और इस समय में हम ये देखते हैं कि लौटता हुआ मानसून जब यहां से नीचे की ओर आता है ना, तो उसमें क्षमता नहीं होती ज्यादा वर्षा कराने की, लेकिन तमिलनाडु तक पहुंचते पहुंचते वो बंगाल की खाड़ी से उसको क्या है, ये पूर्वी जेठ धाराओं के कारण उसको नमी मिल चुका होता है, इसलिए तमिलनाडु में खूब वर्षा कराती है। इस तरीके से क्या है, मानसूनी पवनें क्या करती हैं? हमारे जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग ऋतुओं में दो अलग अलग प्रकार की क्या होती है? वर्षा होती है। यदि मैं ग्रीष्म ऋतु की बात करता हूं दोस्तों, तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, ये क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। और यदि मैं बात करता हूं शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी होता है और लौटते हुए मानसून के कारण भी होता है। तो दोनों ही फैक्टर वहां पर काम हमारे यहाँ क्या करते हैं? काम इसमें करते हैं। ठीक है, और इसमें जैसा हम लोग समुद्र तल से दूरी समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी देखे, हम देख सकते हैं यहां पर क्या? जल और स्थल का बंटवारा, जल स्थल का विभाजन, जल एवं स्थलीय क्षेत्र का विभाजन। 7,516 किलोमीटर का जो लंबाई है समुद्री तट रेखा है, और 15,200 किलोमीटर की लंबाई क्या है? स्थलीय सीमा है। तो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा में जल और स्थल का जो विभाजन है, ये भी जलवायु को बहुत ही क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये किस प्रकार से प्रभावित करता है भला? कैसे प्रभावित करता है भला? तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जल स्थल के विभाजन के कारण ही पूरा जो हमारा भारत है, इसमें जो दाब का क्षेत्र है उसका निर्माण होता है। दाब के क्षेत्र का निर्माण होता है। कैसे? क्योंकि ये जो जल है दोस्तों, ये धीरे धीरे क्या होता है? गर्म होता है और धीरे धीरे ही क्या होता है? ठंडा होता है। जबकि जो स्थल है वो तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा होता है। अर्थात ये जो जल और स्थल का ये जो विभाजन है, जल और स्थल का जो विभाजन है, इसकी वजह से क्या होगा? दाब में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, है ना? प्रेशर में बहुत परिवर्तन आएगा, और प्रेशर में यदि परिवर्तन आया, दाब के क्षेत्र में परिवर्तन आया, तो ये इनवाइट करता है किसको? ये इनवाइट करने लगता है किसको? मॉनसून को। अर्थात भारत में मॉनसून के जो प्रभाव है, कितना वो इफेक्टफुल होता है, क्या नहीं होता है, वो सारे चीज में ये जो भारत का जो दबाव का क्षेत्र है, दाब का जो क्षेत्र है, वो महत्वपूर्ण है। और ये दाब का क्षेत्र निर्मित होता है जल और स्थल के विभाजन के कारण में। इसी के कारण में क्या होता है? जल और स्थल के विभाजन के कारण में ये हमको देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग पूर्वी और पश्चिमी जेठ धाराओं के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी वायु परिसंचरण के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, और ये भारत को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण,
ऊपरी वायु परिसंचरण में दो चीजें देखते हैं दोस्तों हम लोग, या तो हम लोग देखते हैं क्या, यहां से पूर्वी जेट धारा, या तो हम लोग देखते हैं पश्चिमी जेट धारा। पूर्वी जेट धारा और पश्चिमी जेट धारा क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझना। जो शीत ऋतु है ना, शीत ऋतु के टाइम पे चूंकि अब जो सूर्य है वो कहाँ नीचे दक्षिण में मकर रेखा में पहुंच जाता है, तो शीत ऋतु में जब सूर्य की जो किरणें हैं, लंबवत किरणें, वो दक्षिण में पहुंच जाती हैं, तो ये जो पश्चिमी जेट की धाराएं हैं, पहले मैं पश्चिमी जेट धाराओं को बता रहा हूं, तो ये जो पश्चिमी जेट धाराएं हैं, ये जो ऊपर से जा रही होती थी ना, ये ऊपर से जो गुजर रही होती थी, अब चूंकि सूर्य की किरणें, लंबवत किरणें नीचे जा चुकी हैं, तो ये क्या होती हैं, ये जो पवनें हैं, ये जो पश्चिमी जेट जो धारा है वो दक्षिण की ओर यहाँ पर मुड़ते हुए क्या करती हैं, वो नागपुर रायपुर के क्षेत्र तक यहाँ तक आने की प्रयत्न करती हैं। ये जो है इनका जो क्षेत्र है वो यहाँ पर लगभग 20 डिग्री तक वो पहुंच जाती है, ठीक है, 20 डिग्री तक नीचे पहुंच जाती है। पहले वो कहाँ थी, पहले वो 37 डिग्री से ऊपर है ना, 40 डिग्री के आसपास में है, अक्षांश की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ कहीं पर है वो 40 से धीरे धीरे 30 ये जो 35-30 होते होते यहाँ पर 20 डिग्री तक भी क्या हो जाती है, वो नीचे की ओर आ जाती है। और ये जो अभी जो मैं बता रहा हूँ ना पश्चिमी जेट धारा, ये पश्चिमी जेट धारा जिम्मेदार है किसके लिए, ये जिम्मेदार है हिमालय के क्षेत्र में हिमपात कराने के लिए। ये जिम्मेदार है यहां पर हिमपात कराने के लिए, कहां, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के क्षेत्र में। इसके अलावा इसी के कारण, इसी पश्चिमी जेट धारा के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा भी होती है। वहीं मैं अगर बात करूं पूर्वी जेट धारा की, तो पूर्वी जेट धारा जो है यहां पर ये 15 डिग्री के आसपास में ये विचरण कर रहा होता है, और पूर्वी जेट धारा क्या है, ये मानसून को भारत में लाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। तो पूर्वी जेट धारा और पश्चिमी जेट धारा भी क्या है, मानसून को प्रभावित करते हैं। जो भी चीज मैं एक एक लाइन जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल नोट डाउन करते चलना कि यहां पर हिमपात कराने के लिए कौन कारक है, कौन फैक्टर है, मानसून नहीं है भैया, कौन है वो, पश्चिमी जेट धारा है। पूर्वी जेट धाराएं क्या करती हैं, वो यहां पर जो भारत में मानसून आता है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है भारत में। इसके अलावा ध्यान देना, ऊपरी वायु परिसंचरण का प्रभाव, इसी के प्रभाव की वजह से अब मैं आपको बतलाने वाला हूं क्या, ये जो हमारा पॉइंट है पश्चिमी विक्षोभ, ये भी भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी चक्रवाती पवनें एवं पूर्वी चक्रवाती पवनें, पश्चिमी एवं पूर्वी जो चक्रवाती पवनें हैं वो भी भारत के जलवायु को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं दोस्तों, तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, पश्चिमी विक्षोभ हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे बाद में, ये अभी तो मैं बता रहा हूं कि कैसे प्रभावित करती हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ जो होती है ये यहाँ कहीं पर, ये भारत है तो भारत से यहाँ कहीं पर दूर में यहाँ पर भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ का ये जो पश्चिमी जो चक्रवाती पवनें हैं इनका निर्माण होता है, और ये धीरे से क्या होते हैं, लाल सागर जो है पार करते हुए यहाँ पर पहुंचती हैं, और पश्चिमी जेट धाराओं के कारण ही पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र में वर्षा होती है, और ये जो जो पंजाब के क्षेत्र में वर्षा होती है, और ये जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, ये सारे क्षेत्रों में क्या कराती है, वो हिमपात कराती है। वहीं दूसरी ओर पूर्वी चक्रवाती पवनें, तो पूर्वी जेट धारा पूर्वी चक्रवाती पवनों को लेके आती है, पूर्वी जेट धारा पूर्वी चक्रवाती पवनों को लेके आती है, और ये जो चक्रवात है ये किसी भी मौसम में जाकर के अगर चक्रवात उत्पन्न हो रहा है, विशेष करके ग्रीष्म ऋतु में, तो यहाँ पर वो क्या करती हैं, वो चक्रवात को भारत की ओर लेकर के आती है, और यहाँ पर विशाखापट्टनम में, श्रीहरिकोटा क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में यहाँ पर खूब वर्षा कराती है, चक्रवाती वर्षा कराती है। कई कई बार ये इतना प्रलंकारी होती है ना, हुदहुद का नाम आपने सुना है, ओखी का नाम आपने सुना है ना, तो ये सारे जो अभी आए हुए थे, हम लोग इस पूरा इनका नामकरण भी देखेंगे, चक्रवात कैसे बनता है, क्या है। तो पूर्वी चक्रवाती पवनें भी भारतीय मानसून को क्या करती हैं, भारतीय जलवायु क्या करती हैं, प्रभावित करती है, बिल्कुल प्रभावित करती हैं। कभी भी वहां पर वर्षा का होना, भाई उड़ीसा में जब भयानक क्या हो रहा होता है, यहाँ प्रलय मचा होता है चक्रवात के कारण, तो छत्तीसगढ़ में मीठी सी क्या होती है, फुहारें पड़ रही होती हैं।
ऐसा यहाँ पर का जो जितना भी कष्ट है हमारे छत्तीसगढ़ में आते आते क्या होता है, हो जाता है वो, हाँ पवनें थोड़ी तेज होती जरूर हैं लेकिन एकदम ज्यादा प्रलय नहीं मचाती है। यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। कई बार वो वर्षा यदि सही समय पे आ गया तो खेती पाती के लिए अच्छा होता है और कई बार पूरा खेतों का नुकसान कर देता है। तो ये पूरा का पूरा जलवायु में क्या है, पूर्वी चक्रवाती पवनों का क्या है योगदान रहता है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो है अल नीनो और ला नीनो। ये भी भारतीय जलवायु को बहुत प्रभावित करते हैं। अल नीनो और ला नीनो बहुत प्रभावित करते हैं। देखो ये भारत है तो भारत के ये इधर कहीं पर क्षेत्र में, इधर में क्या है, अमेरिका का क्षेत्र आ गया, ठीक है। यहां पर पेरू का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है दोस्तों हिंद महासागर का, और ये क्षेत्र है दोस्तों प्रशांत महासागर का। ये क्षेत्र है दोस्तों प्रशांत महासागर का। अब बात को समझना, बात को समझते जाना। ये जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ये क्षेत्र कई बार 7-8 साल में ऐसा एक बार होता है कि क्या हो जाता है, ये क्षेत्र गर्म हो जाता है और गर्म होकर के ये जो गर्म जेठ धाराएं हैं, ये जो गर्म जेठ धाराएं हैं उसको वो हिंद महासागर की ओर भेजता है। अर्थात ये जो पूर्व में जो गर्म जेठ धाराएं हैं वो प्रशांत महासागर के पश्चिम की ओर और पुनः कहां पर, हिंद महासागर में प्रवेश करती है। ये जो गर्म जेठ धाराएं हैं, ये पूरा ये जो पेरू का क्षेत्र है ना, ये जो पेरू का क्षेत्र यहीं से उठती हैं और ये क्या करते हैं, वहां पर का पूरा जो मछलियों का जो क्षेत्र है, वहां पर जो अन्य प्रकार के जितने भी जीव हैं समुद्र में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां के मछुआरों का जीवन यापन हो रहा होता है, वो संपूर्ण क्षेत्र से वहां से वो पूरी चीजों को उठा करके ले आते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं, समुद्री जीव हैं, जो इन्हीं जल धाराओं के कारण क्या है, प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर आती है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे कंडीशन में होता यह है, भारतीय मॉनसून को अच्छा स्ट्रांग होने के लिए, बहुत अच्छा तगड़ा होने के लिए यह आवश्यक है कि हिंद महासागर गर्म रहे और प्रशांत महासागर ठंडा रहे। हिंद महासागर अगर गर्म होगा, प्रशांत महासागर ठंडा होगा, तब भारतीय मॉनसून बहुत ज्यादा क्या रहेगी, तगड़ी रहेगी। परंतु अब क्या हो गया, प्रशांत महासागर हो गया गर्म और ये गर्म हवाओं को हिंद महासागर की ओर लेकर क्या रहा है। प्रशांत महासागर के इस तरह से गर्म हो जाने के कारण में क्या होता है, ये जो गर्म जेठ धाराएं है ना, इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, अल नीनो कहते हैं। अल नीनो का मतलब क्या होता है, रोता हुआ बच्चा, या इसको एक और कहा जाता है ईशा बच्चा। तो इसका अर्थ ये होता है, उसका कारण ये है कि वहां पर अगर मछुआरे वहां पर क्या हो जाएगा कि बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनके बच्चे क्या है, भूख से वहां पर क्या है, भूख से रो रहे हैं। तो इस वजह से उसको क्या अल नीनो कहा गया है। तो खैर वो हमारे उतना काम का नहीं है, हमारे काम की बात यह है, काम की बात यह है कि ये गर्म हो गया प्रशांत महासागर का क्षेत्र, तो प्रशांत महासागर यदि गर्म हो गया तो हमारा मानसून हो जाता है क्या, कमजोर पड़ जाता है। तो अल नीनो की वजह से हमारा मानसून क्या होता है, कमजोर पड़ता है। अब ध्यान से समझो कि यदि ये जो अल नीनो आया, तो अल नीनो के प्रभाव को कम करने के लिए ही ला नीनो की उत्पत्ति होती है। यहां पर ये जो पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, यहां पर ठंडी जो जेठ धारा है उनकी उत्पत्ति होती है, और ये क्या करती हैं, संपूर्ण प्रशांत महासागर को ठंडा करने का तुरंत से प्रयास करती हैं। जब अल नीनो समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात अल नीनो के प्रभाव को नष्ट करने के लिए ठंडी जेठ धाराओं का क्या होता है, वहां पर विकास होता है, वहां से प्रवाहित होनी वो चालू होती हैं। कहां से, अब ये उल्टी दिशा में होती है, ये होती है पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगी, उन्हीं को कहा जाता है क्या, ला नीनो। तो जब भी ला नीनो आएगा भारतीय मानसून बहुत अच्छी हो जाएगी, और जब भी अल नीनो आएगा भारतीय मानसून क्या होती जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं भारतीय जलवायु को जो क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। आज हमने केवल जलवायु में ये जाना कि भारतीय जलवायु को प्रभावित कौन कौन करता है। वास्तव में जलवायु हम लोग कल पढ़ना आरंभ करेंगे, जब हम लोग देखेंगे क्या, दोनों ही चीजों को, तापीय और गतिकी, ये दोनों ही क्या हम लोग देखेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे और समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, जलवायु के पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में हम समझेंगे कि भारत में किस किस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून मूव करता है, कहां कहां पर वो उसका प्रभाव जाता है, फिर उसके पश्चात में लौटता हुआ मानसून, और उसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, चक्रवातों को। तो मानसून का आना, मानसून का जाना, यहां पर कुछ विशेष बातें हैं जो अगर आप देखते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। फेरल का नियम क्या होता है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग को आनी चाहिए। कोरियोलिस बल क्या होता है, जितने भी अगर कोई सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ रहे हैं अभी हमारे साथ में, तो वो भाई लोग को अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग अभी भारतीय जलवायु में देखेंगे।
आने वाले क्लासेस में कंटिन्यू बने रहिए। कोई भी एक भी क्लास अगर मिस होता है तो उस वीडियो को तुरंत देखिएगा, कोई भी को स्किप करके मत देखिएगा, है ना, वरना जलवायु नहीं समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।